चलो आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्लास का जो मेन एजेंडा होने वाला है वो है अपने पास मल्टीपल इंटीग्रल्स। तो मैंने प्रीवियस जो रिकॉर्डिंग की आप लोग के लिए, प्रीवियस वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं, वो बेस्ड था अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स पे। अब ये जो नेक्स्ट वीडियो मेरे पास बनने वाला है वो है मल्टीपल इंटीग्रल्स का। तो ये मल्टीपल इंटीग्रल्स का जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं, नाम से पता चल रहा है आपको कि मल्टीपल इंटीग्रल्स। यहाँ पे ये मल्टीपल इंटीग्रल्स क्या है, यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन। अभी तक का जो क्वेश्चन था अपने पास वो था पूरा का पूरा सिंगल इंटीग्रेशन पे बेस्ड। तो हम लोग वहां पे क्या क्या चीज पढ़े थे, क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे, वो अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। उसके बाद हम पढ़े थे स्पेशल फंक्शंस लाइक गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन, और इसके ढेर सारे क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में अपलोड किए हुए हैं। आप पहला प्रीवियस वीडियो को फॉलो जरूर करना, उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो पे मतलब आने वाले मेरे और भी वीडियोस होंगे उसको फॉलो करना आप लोग, ठीक है। तो मैंने सीक्वेंस में यहाँ पे वीडियो आपके पास डाला हुआ है। तो यहाँ पे चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। और वो क्लास है, जो टॉपिक है आज का एजेंडा जो है वो है मल्टीपल इंटीग्रल्स, ठीक। चलो देखो, मल्टीपल इंटीग्रल्स में अपन देखने वाले यहाँ पे सबसे पहले डबल इंटीग्रल, और उसके बाद बात करेंगे हम लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन के लिए। सो मल्टीपल इंटीग्रल्स में अपन ये देखने वाले हैं कि भाई सिंगल इंटीग्रेशन तो था। सिंगल इंटीग्रेशन मतलब अपने पास होते थे सिंगल वेरिएबल्स, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जिसके भी रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करते थे और अपना आंसर आता था, ठीक है ना। अभी क्या अपने पास इसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, मतलब मोर देन वन इंटीग्रेशन अप्लाई होंगे। सो इसका नाम जो है मल्टीपल इंटीग्रल्स है। अब जब डबल इंटीग्रेशन की हम लोग बात करते हैं तो डबल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि कौन सा इंटीग्रेशन का कौन सा पार्ट जो है इंटीग्रेशन में पहले सॉल्व होगा, उसके बाद किस रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। मतलब अपने को क्या करना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को देखते हुए ये देखना है कि भाई अगर वो मल्टीपल इंटीग्रल का क्वेश्चन है तो वहां पे किसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होने वाला है और किसके रिस्पेक्ट में बाद में इंटीग्रेशन होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहां पे आपको पता होना चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होगा और किसके रिस्पेक्ट में बाद में होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो डबल इंटीग्रेशन का मैंने यहाँ पे देखो 3 एग्जांपल लिए हैं। ये 3 एग्जांपल से आपको ना बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, और भी चीजें अगर बची होंगी तो वो क्वेश्चन में डील अपन करेंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल की यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं। 3 एग्जांपल लिए मैंने। तो फर्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये जो दिख रहा है आपको 2 डबल इंटीग्रेशन है। तो पहले तो ये अंदर वाला जो पार्ट रहेगा, ठीक है, इंटरनल इंटीग्रेशन ये अप्लाई होगा, उसके बाद ये एक्सटर्नल पार्ट का इंटीग्रेशन अपन करेंगे। लेकिन यहाँ पे किसका पहले करेंगे, मतलब ये तो ठीक है, ये ठीक है यहाँ पे, लेकिन डिपेंड करता है कि यहाँ पे ये जो dx और dy है, ये 2 वेरिएबल्स है, किसके रिस्पेक्ट में पहले होने वाला है वो ज्यादा मैटर करता है। और इसका जो आपको ये नोन कहां से होता है, ये आपको नोन होता है लिमिट से। तो लिमिट अपने पास क्या गिवन है, यहाँ पे देखो लिमिट अपने पास गिवन है, एक लिमिट है मेरे पास a से लेके b तक का, और एक लिमिट है मेरे पास c से लेके d तक का लिमिट, ये ठीक। आप देख रहे होंगे कि दोनों लिमिट जो है मेरे पास, दोनों के दोनों लिमिट यहाँ पे कांस्टेंट है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? दोनों लिमिट यहाँ पे कांस्टेंट है। इस कहने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे ऑर्डर गिवन होगा dx dy का, उसके रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप बोल सकते हो कि सर आपको ये बोल सकते हो कि भाई x के रिस्पेक्ट में आपको पहले नहीं करना है, आपको y पहले करना है, तो भी आप कर सकते हो। लेकिन ये कब करना है आपको, जब आपके पास इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स गिवन है वो आपके पास कांस्टेंट होगी। अगर लिमिट्स जो है कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी के रिस्पेक्ट में भी आप करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर। लेकिन मैं आपको कुछ स्पेसिफिक, कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं जहां पे कई बार ये कांस्टेंट होने के बाद भी ऑर्डर मैटर कर जाता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? कौन सा ऑर्डर बोल रहा हूँ आपके पास, मैं कौन सा ऑर्डर बोल रहा हूँ? मैं ऑर्डर बोल रहा हूँ जिस भी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होने वाला है, जिसके रिस्पेक्ट में, दैट इज x y, कोई भी हो सकता है वेरिएबल। क्या आपको बात समझ में आ रही इतनी? तो ठीक है। यहाँ पे देखो ये लिमिट जो है कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ भाई कि किसी के रिस्पेक्ट में आप पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में पहले, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये जो इंटीग्रेशन होगा x और y का फंक्शन है यहाँ पे, तो ये जो लिमिट होगी वो बनेगी x की लिमिट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर मैं इसको बोलूंगा तो ये बनेगी मेरे पास y की लिमिट। तो पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, फिर y के रिस्पेक्ट में होगा। उसके बाद देखो अगर मैं इस जो ये जो एग्जांपल है, अगर मैं इसको चेंज कर दिया, a से लेके b और c से लेके d, f of x, y dy dx, देखो मैंने ऑर्डर चेंज किया आप इंटीग्रेशन का, तो ऑर्डर चेंज करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों लिमिट कांस्टेंट है। लेकिन ऐसा कुछ अगर आप लिख देते हो तो इस केस में ये जो लिमिट रहेगी ये बनेगी y की लिमिट,
क्योंकि y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन हो रहा है, उसके बाद y का होने के बाद ये पूरा पार्ट x के लिए होगा, तो ये बन जाएगी मेरे पास x की लिमिट। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो ये बात हो गई फर्स्ट एग्जांपल के लिए, आपको क्लियर हो गया होगा। चलो सेकंड नंबर एग्जांपल पे आते हैं। तो सेकंड नंबर जो एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पे है वेरिएबल ऑफ x, वेरिएबल ऑफ x। अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान सुनना उसको, कि इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर है, डबल इंटीग्रेशन या ट्रिपल इंटीग्रेशन, वो यहाँ के वेरिएबल जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं उससे कभी भी आप पता नहीं लगाते हो। आप हमेशा पता लगाते हो उसके जो लिमिट्स गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है। आपको ये चीज सेकंड नंबर एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे फॉर्म में क्लियर होगा। आप ध्यान दो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल ऑफ x, ये जो लिमिट है मेरे पास, अगर चलो ये लिमिट होता मेरे पास, चलो ये x से लेके x स्क्वायर, ठीक है, अगर ये लिमिट होता है x स्क्वायर से लेके x तक का, ठीक, तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में ये जो लिमिट रहने वाला है, ठीक, और ये जो लिमिट होने वाला है, ध्यान देना आप लोग, ये लिमिट जो है वेरिएबल ऑफ x का है, मतलब यहाँ पे जो लिमिट होने वाला है वो फंक्शन ऑफ x होगा, और यहाँ का भी जो पार्ट है वो फंक्शन ऑफ x होगा। सो इन दैट केस अपन यहाँ पे कंसल्ट करना पड़ेगा ऑर्डर पे। अब ध्यान दो, जो भी यहाँ पे फंक्शन गिवन होगा x और y का, वो फंक्शन x और y के फॉर्म में होगा। हो सकता है पूरा का पूरा x के फॉर्म में हो सकता है पूरा का पूरा y के फॉर्म में हो, या हो सकता है x और y के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में फंक्शन होगा, है ना। तो पहले अगर अपन चलो y के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो y के रिस्पेक्ट में करने पे जो पूरा फंक्शन यहाँ पे होगा उसमें x भी होगा और उसमें y भी होगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? उसके बाद आपने चलो पहले y के रिस्पेक्ट में पहले किया, तो y के रिस्पेक्ट में करने पे फंक्शन x और y के फॉर्म में आएंगे, ओके। उसके बाद जब आप लिमिट पुट करोगे, तो लिमिट किसकी पुट कर रहे हो आप पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किए, तो y की लिमिट आप पुट करोगे। जैसे ही आप y की लिमिट पुट करोगे तो पूरा का पूरा फंक्शन जो है, जहां पे x और y था, तो y को आप रिप्लेस करोगे x के फॉर्म में, क्योंकि लिमिट देखो ना क्या है, लिमिट है आपके पास x टू x स्क्वायर। एग्जांपल लिया मैंने ऐसे ही, ठीक है ना। तो जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे y के प्लेस में, तो पूरा का पूरा फंक्शन जो है, जो इंटीग्रेशन के अंदर है, वो पूरा का पूरा x के फॉर्म में आपको दिखेगा। जैसे ही आपको x के फॉर्म में दिखेगा, तो आपको क्या करना है, लिमिट पुट करने के बाद आपको विद रिस्पेक्ट टू x फिर से आपको इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है, और आपका जो पूरा फंक्शन रहेगा वो x के फॉर्म में होगा। अब x के फॉर्म में होगा तो लिमिट पुट कर दोगे a से लेके b, जैसा आपको दिख रहा है ये क्या है, एक कांस्टेंट लिमिट है। अब जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे तो आपको इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। दूसरा केस यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फंक्शन है वो x के फॉर्म में है, तो ये मेरे पास बन जाएगा y के लिए लिमिट्स। मतलब कि आप इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स गिवन होती है, आप वहां से डिसाइड करते हो कि किसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होने वाला है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यहां से कभी फर्क नहीं पड़ता, यहां से आप कभी देखते नहीं, आप देखते हो हमेशा लिमिट्स है। तो ये मेरे पास बन गया y की लिमिट्स। अगर ये y की लिमिट है तो ये किसकी बनेगी, फिर x की लिमिट बनेगी। क्या आपको इतना बात समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब ये ऑर्डर कैसे दिखेगा आपको, पहले आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, फिर x के रिस्पेक्ट में करोगे, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, ये सीक्वेंस को, पहले y फिर x। क्या आपको इतनी बात समझ में आई क्या? चलो थर्ड नंबर एग्जांपल देख लेते हैं। चलो अगर मैं इसको और एडिट कर देता हूं, है ना। चलो मैं यहाँ पे एक और फोर्थ नंबर एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेशन i इक्वल टू a से लेके b और वेरिएबल ऑफ y, ये हो गया वेरिएबल ऑफ y, f ऑफ x कॉमा y, और ये हो गया dx dy। अब ध्यान देना आप लोग यहाँ पे, तो इस बार जब चेक करते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन परफॉर्म होने वाला है, वो अपन देख लेते हैं। ऑर्डर मैटर करेगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि जो आपको दिख रहा है ये जो एक्सटर्नल पार्ट वाला इंटीग्रेशन है, ये कांस्टेंट लिमिट कंटेन किया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जो ये अंदर वाला पार्ट है इंटीग्रेशन का, उसमें वेरिएबल ऑफ y, मतलब कि y के फंक्शन के फॉर्म में इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं। सो इन दैट केस चलो अगर मैंने इसको लिया 0 और इसको लिया मैंने चलो 2 माइनस y, है ना। ऐसे मैंने एग्जांपल ले लिया अपने से ही, अपने सॉल्व तो करने नहीं वाले, बस देख रहे हैं यहाँ पे कि इंटीग्रेशन का ऑर्डर क्या होने वाला है, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट a से लेके b, और मेरे पास वेरिएबल है सेकंड में 0 से लेके 2 माइनस 5। जैसा आप देख रहे होंगे कि जो अंदर वाला इंटीग्रेशन है इंटरनल पार्ट का, उसमें y का फंक्शन है, तो y का फंक्शन है तो ये किसकी लिमिट बनेगी, ये बनेगी लिमिट x की लिमिट बनेगी। कहने का मतलब ये है कि x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होगा, उसके बाद y के लिए होगा, क्योंकि अगर ये x की लिमिट है तो ये बन जाएगी मेरे पास y की लिमिट।
इतना आपको समझ में आया क्या? ठीक, इसका मतलब मैं ऑर्डर क्या बोलूं, dx dy, इतना आपको समझ में आ गया होगा। 3 एग्जांपल मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया हुआ है, और 3 एग्जांपल में आप देख रहे हैं मैंने कांस्टेंट लिए दोनों लिमिट को, मैंने एक बार फंक्शन ऑफ x लिया, एक बार फंक्शन ऑफ y लिया हुआ है, तीनों आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलो फोर्थ में आते हैं। यहाँ पे फोर्थ नंबर एग्जांपल आप ध्यान दो, हमेशा आप देखिए होगी जो थीटा की लिमिट होती है और r की जो लिमिट होती है ना, r और थीटा के फॉर्म में गिवन है इस बार वेरिएबल। आप देखते हो कि थीटा की जो वैल्यू होती है वो तो या तो डिग्री में होती है या तो रेडियन के फॉर्म में होती है, रेडियन मतलब पाई के फॉर्म में होती है। सर अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि दोनों लिमिट जो है कांस्टेंट है, 0 से लेके 2, मैं इसको लिखता हूं यहाँ पे साफ साफ, दोनों लिमिट जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक, ये वाला पार्ट भी कांस्टेंट है। अगर मैं कांस्टेंट लिमिट के साथ जाता हूं तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, किसके रिस्पेक्ट में भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम लोग फर्स्ट नंबर एग्जांपल किए थे। लेकिन इसमें खास बात ये है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पे मैटर करता है। क्या चीज यार, ध्यान दो ना, सिंपल सी बात है कि थीटा का जो लिमिट होता है वो ऑलवेज पाई के रिस्पेक्ट में होता है, मतलब रेडियन के फॉर्म में होता है ना, या फिर वो डिग्री के फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पे किसका फॉर्म गिवन है आपको, इसका, इसमें गिवन है आपको 0 से लेके पाई बाई 2। तो ये लिमिट किसकी होनी चाहिए, r की लिमिट होनी चाहिए कि थीटा की होनी चाहिए, ये होनी चाहिए लिमिट थीटा के लिए। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो ये जो गिवन है आपको, ये है थीटा की लिमिट्स, और अगर ये थीटा की लिमिट है तो आपको तो पता ही है कि r का जो वैल्यू होता है वो 0 से 1, 0 से 2 कांस्टेंट वैल्यू के साथ में होता है ना। तो ये जो हो गया मेरे पास r की लिमिट बन गई यहाँ पे। अगर ये r की लिमिट है, चलो इसका इंटीग्रेशन अपन परफॉर्म करते हैं। अगर इसको इंटीग्रेशन में अपन सॉल्व करते हैं, देखो इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। सो इंटीग्रेशन 0 से लेके 2, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, बाकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते थे क्योंकि आपको फंक्शन यहाँ पे गिवन नहीं था। ओके, सो देखो इंटीग्रेशन यहाँ पे 0 से लेके 2, अगर मैं पहले थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं r, है ना, ध्यान देना आप लोग, r। तो थीटा के रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो r विल बी कांस्टेंट। ओके, सो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है मेरे पास माइनस cos थीटा। इतना आपको बात समझ में आया, माइनस cos थीटा, और लिमिट कहां पुट करनी है, 0 से लेके पाई बाई 2 में। ओके, और ये बन गया मेरे पास dr। जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे तो 0 से लेके 2 सामने माइनस साइन, और ये हो गया मेरे पास cos पाई बाई 2 माइनस cos 0। ठीक, ये मैंने माइनस साइन को बाहर लिया हुआ है, और ये हो गया मेरे पास dr। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गया मेरे पास माइनस 0 से लेके 2, ओके, ये हो गया मेरे पास r। ठीक, cos पाई बाई 2 कितना होता है मेरे पास, cos पाई बाई 2 0, और ये 1, तो ये हो गया माइनस 1, माइनस माइनस ये प्लस, इतना आपको समझ में आ गया, ये हो गया dr। ओके, सो इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये हो गया r स्क्वायर बाय 2, तो ये हो गया 0 से लेके 2, सो ये हो गया अपने पास आंसर, दैट इज 4 बाय 2, द आंसर इज 2। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, मेरे को लगता है इंटीग्रेशन की वैल्यू भी अपने पास आ गई है, और दैट इज द वैल्यू इज 2। ओके, तो ये होता है मेरे पास डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन में हम लोग ये सीखे अभी तक, है ना, ये सीखे कि भाई ऑर्डर क्या होगा इंटीग्रेशन का, पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, किसके रिस्पेक्ट में बाद में होगा। तो ये वीडियो जो है ना उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोग ऑर्डर देख नहीं पाते हैं कि भाई किसके रिस्पेक्ट में पहले होने वाला इंटीग्रेशन, किसके रिस्पेक्ट में बाद में होगा। ठीक, तो ये बात होगी अपने पास डबल इंटीग्रेशन की। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट बनने वाला है मेरे पास, यहाँ पे है ट्रिपल इंटीग्रेशन। ठीक, उसका हम लोग देखते हैं जहां पे 3 इंटीग्रेशन यहाँ पे साइमल्टेनियसली आएंगे, कैसे पहले ऑर्डर होगा, किस तरीके से अपन चेंज करेंगे क्वेश्चन को, सब देखने वाले हैं। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में। सो ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में आपको आइडिया कैसे होगा, देखो यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन मतलब 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे यहाँ पे, x y z या किसी और वेरिएबल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसी के रिस्पेक्ट में अपने को ट्रिपल इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। तो जैसे हम लोग डबल इंटीग्रेशन अभी थोड़ी देर पहले सीखे, तो वैसे ट्रिपल भी सीख लेते हैं। देखो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये तीनों के तीनों अपने आप में कांस्टेंट लिमिट को शो कर रहे हैं, तीनों के तीनों लिमिट, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे, अगर तीनों लिमिट कांस्टेंट है तो आपको तो मैंने पहले ही बताया है कि ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, तो जिस भी ऑर्डर पे गिवन है उसी को ही फॉलो कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरे पास x की लिमिट, ठीक है, ये हो गया मेरे पास y की लिमिट, ओके, और ये हो गया मेरे पास z की लिमिट। क्या आपको इतना समझ में आ रहा है क्या? तो यहां से मैंने ऑर्डर को मैटर नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट लिमिट है तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो dx dy और dz इस तरीके से यहाँ पे ऑर्डर आएंगे, ये सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है।
हो सकता है किसी को दिक्कत होगी सर ये पहले चलो y के लिए कर लेते हैं, पहले z के लिए कर लेते हैं। तो ये सब चीजें मैं आपको क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा कि किसके लिए पहले करना ज्यादा सही रहेगा, किसमें आपको कम स्टेप में सॉल्व होंगे, ये सब अपन क्वेश्चन में आके डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ यही जान रहे हैं कि ऑर्डर कैसे होने वाला है इंटीग्रेशन का। ठीक, चलो तो अब आते हैं नेक्स्ट वाले एग्जांपल में। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल ऑफ वाई जेड। इसका मतलब आप समझ गए होंगे अभी तक, वेरिएबल ऑफ वाई जेड, वेरिएबल ऑफ एक्स, ये जो गिवन है अपने पास। अब देखो जो फर्स्ट जो है इंटरनल पार्ट वाला इंटीग्रेशन पहले सॉल्व होगा, तो उसमें जो लिमिट्स गिवन है कभी भी यहाँ से डिसाइड नहीं होता है, हमेशा लिमिट से डिसाइड होता है। और लिमिट आपको जो गिवन है यहाँ पे वो है फंक्शन ऑफ y एंड z। y z के फॉर्म में जो भी यहाँ पे फंक्शन होगा तो इसमें कौन एब्सेंट है, x है ना। इसका मतलब है कि ये हो गया मेरे पास x की लिमिट। अगर ये x की लिमिट है तो ये हो गया dx। ओके, तो पहले x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, उसके बाद x का लिमिट पुट होगा। x की लिमिट पुट होने के बाद x का काम खत्म हो चुका है, x यहाँ पे खत्म। उसके बाद जैसे ही हम लोग सेकंड वाले इंटीग्रेशन पे आते हैं तो सेकंड इंटीग्रेशन को आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल ऑफ x, वेरिएबल ऑफ x। मतलब ये जो वेरिएबल है ये यहाँ पे जो फंक्शन होने वाला है लिमिट्स है वो x के फॉर्म में होगा। चलो ऐसा लिया मैंने, चलो x है और ये जो मेरे पास है ये है 2 माइनस एक्स। ठीक, x स्क्वायर टू 2 माइनस एक्स। ओके, लेकिन यार ध्यान दो ना एक चीज, x का काम खत्म हो चुका है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये हो गया मेरे पास x की लिमिट। x की लिमिट पुट होने के बाद यहाँ से dx का जो टर्म है वो गायब हो जाएगा, बचेगा कौन, कौन बचेगा, y और z। अब y और z है तो भाई x का काम जब खत्म हो चुका है तो x फिर से यहाँ पे आ गया। देखो x का लिमिट जो है फिर से यहाँ पे आ गया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x का काम ऑलरेडी इंटीग्रेशन पे हो चुका है, लिमिट भी पुट हो चुकी है, लिमिट भी ऑलरेडी यहाँ पे पुट कर चुके हैं हम लोग। तो बचा यहाँ पे जो x आने वाला है, ये जो लिमिट आने वाली है वो किसी की लिमिट भी हो सकती है क्योंकि x यहाँ पे एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि x का हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे काम खत्म कर चुके हैं और dx यहाँ से गायब हो चुका है फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन पे जहां पे x की लिमिट पुट किया हम लोग। लेकिन जैसे हम लोग सेकंड वाले पे आएंगे तो इसमें जो x यहाँ पे जो गिवन है आपको ऐसा कांस्टेंट ट्रीट होगा। कहने का मतलब ये है कि आप x का तो हो चुका है तो आप y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो या फिर z के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो। तो ऑर्डर मैटर यहाँ पे अब नहीं करेगा, कब, जब y और z की बारी आएगी, क्योंकि y और z के लिए ये दोनों लिमिट जो है वो कांस्टेंट ट्रीट होंगे। सो इन दैट केस x विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। ओके, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये चलो मैंने लिखा, चलो ये y की लिमिट हो गई। ठीक है, अगर ये y की लिमिट है तो ये बनेगी मेरे पास z की लिमिट, क्योंकि ये भी मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू को शो कर रहा है। इसका मतलब ये ऑर्डर मैंने लिखा हुआ है dx, dy और dz। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो थर्ड नंबर एग्जांपल पे आते हैं। थर्ड नंबर एग्जांपल में ये फंक्शन गिवन है आपको x y z के टर्म्स में dx, dy, dz। अब ध्यान दो यहाँ पे ये जो लिमिट गिवन है आपको किसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होने वाला है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो जो फंक्शन है वो x और y के फॉर्म में है, तो यहाँ पे कौन नहीं है, यहाँ पे कौन नहीं है, यहाँ पे आपके पास z नहीं है। तो ये किसकी लिमिट बन गई यहाँ पे, z की लिमिट। इसका मतलब है कि जो ऑर्डर है ये आपका सही नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मतलब ऑर्डर सबसे पहले किसका होगा, z का, z के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे। ओके, देखो अब z का यहाँ पे काम खत्म हो चुका है, z गया, लिमिट पुट हो गई, खत्म। उसके बाद यहाँ पे देखो सेकंड वाला जो इंटीग्रेशन है वो है फंक्शन ऑफ y, y के फॉर्म में फंक्शन होगा। अगर y के फॉर्म में फंक्शन है, ठीक, तो इसमें अभी इंटीग्रेशन बचा किसका है, बचा हुआ है x और y का, z का हो गया ना, तो x और y का बचा हुआ है, जिसमें कि जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट क्या है, उसकी लिमिट है y के फॉर्म में। तो इसमें कौन नहीं है, x और y में, यहाँ पे x नहीं है, तो ये लिमिट किसकी बन गई, x की लिमिट। अगर ये z हो गया, ये x हो गया, तो डेफिनेटली ये किसका लिमिट होगा, ये होगा मेरे पास y का लिमिट। क्या आपको इतना समझ में आया क्या? तो इसका ऑर्डर कैसे होने वाला है, देखो मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले z हुआ, फिर उसके बाद dx हुआ, फिर उसके बाद dy हुआ। तो ये तीन एग्जांपल से आप लोग को लगता है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे फॉर्म में हो गया होगा आपका। तो यहाँ से जो ये जो तीन एग्जांपल आप देखे होंगे किसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन हो रहा है, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप का होगा, इसमें ऐसे आपको लिमिट्स गिवन होंगे, आपको उसमें देखना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में पहले होने वाला है। ठीक, ये बात भी हो गई है। अब जो क्वेश्चन होगा, हो सकता है कई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन भी आपको गिवन होते हैं। अपना जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए, आज क्या स्टार्ट किए, मल्टीपल इंटीग्रल्स। ठीक, डबल इंटीग्रेशन देख लिए,
ट्रिपल इंटीग्रेशन भी देख लिए, उसके क्वेश्चन भी अपन करने वाले हैं अभी, ठीक। लेकिन उसके पहले आप ये जान लो कि अगर फंक्शन डायरेक्टली इंटीग्रेट हो रहा है, जो भी फंक्शन यहाँ पे गिवन होगा, क्योंकि कई बार कॉम्प्लिकेट फंक्शन भी गिवन होते हैं, अगर फंक्शन यहाँ पे डायरेक्टली है ना, डायरेक्टली इंटीग्रेट हो रहा है तो दैट इज ओके, इंटीग्रेशन करो, लिमिट पुट करो, आंसर लेके आओ बस। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे जो फंक्शन होता है वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में गिवन होता है, और उसी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म को मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें कई बार ये होता है कि अगर यहाँ पे चलो z के रिस्पेक्ट में पहले हो रहा है, ठीक, और यहाँ पे जो फंक्शन है वो कॉम्प्लिकेटेड गिवन है, तो उस केस में क्या करेंगे कि फंक्शन जो है उसमें हम लोग यूज करेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि पहले अगर z के रिस्पेक्ट में हो गया लेट सपोज, और यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन गिवन है जो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, अगर अपन करना चाहे पहले चलो y के लिए, पहले x के लिए, तो उस केस में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, जो अपने नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। लेकिन अभी उसके पहले अपन थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन पे बेस्ड। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? ठीक, तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन का हम लोग कॉन्सेप्ट अभी पढ़े हैं थोड़ी देर पहले, ठीक। तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 3 0 to x 6 minus x minus y dy dx, ठीक है अपने पास। अभी देखो डबल इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है, तो डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में आपको तो पहले ये देखना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में पहले यहाँ पे इंटीग्रेशन होने वाला है, ठीक। तो देखो मैं इंटीग्रेशन को यहाँ पे लिख रहा हूँ वापस से, 6 minus x minus y dy dx, ये हो गया अपने पास। उसके बाद यहाँ ध्यान दो, ये किसकी लिमिट हुई मेरे पास, आप देखो यहाँ पे फंक्शन जो है चेक करते हैं ना कि पहले x हो रहा है कि पहले y हो रहा है, देखो मजा आएगा आपको। अब देखो यहाँ पे 0 से लेके x है, तो ये जो लिमिट है ना, ये जो लिमिट है वो x के फॉर्म में गिवन है, तो यहाँ पे कौन नहीं है, यहाँ पे नहीं है y, तो ये हो गया y की लिमिट्स और ये हो गया x की लिमिट। तो ये यानी तो पता चल गया ना, आप अगर पता चल गया मतलब कि आपका dy dx सीक्वेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कुछ इसी सीक्वेंस में ये सॉल्व होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 0 to 3, y के रिस्पेक्ट में पहले हो रहा है, तो y के रिस्पेक्ट में अगर पहले हो रहा है तो x विल बी कांस्टेंट, ओके। सो ये हो गया 6y minus xy minus y square divided by 2। इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो 0 to x, ये हो गया मेरे पास dx। अब लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे, तो जैसे ही अगर लिमिट अपन पुट करते हैं, सो i is equal to 0 to 3 6x minus x square minus x square divided by 2, और जैसे ही 0 पुट करोगे तो 0 0 0 सब 0 हो गया, बच गया, बस ये बचा हुआ है अपने पास। सो नेक्स्ट इंटीग्रेशन का जो स्टेप होने वाला है वो है 0 to 3, ये हो गया मेरे पास 6x माइनस ये कितना हुआ 3x स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये पहुंच गए हम लोग, ये हो गया dx। अब x के रिस्पेक्ट में परफॉर्म कर देते हैं, तो x के रिस्पेक्ट में आप जैसे ही करेंगे तो इतना तो अपन सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो गया मेरे पास 6x माइनस ये हो गया x स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक, और माइनस 3/2 ये हो गया मेरे पास x क्यूब डिवाइड बाय 3, ठीक, ये हो गया 0 से 3। सो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गया 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब डिवाइड बाय 2, अभी लिमिट हो गया 0 से 3, बस अब लिमिट पुट करना है, आंसर आने वाला है बस। तो लिमिट जैसे ही पुट करेंगे तो 3 और 3 स्क्वायर कितना होता है मेरे पास 27 माइनस ये 3 क्यूब डिवाइड बाय 2 मतलब 27/2, तो इसका आंसर क्या हुआ मेरे पास 27/2, तो आंसर हो गया मेरे पास 13.5। तो ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हम लोग डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 13.5 इसका आंसर हो गया। तो आप देखिए होंगे कैसे मैंने लिमिट को डिसाइड किया, लिमिट किसका लिमिट गिवन है, हमेशा आप इंटीग्रेशन यहां से डिसाइड करते हो किसका ऑर्डर क्या होने वाला है, क्लियर है आपको क्या, ठीक। चलो तो ये सेकंड क्वेश्चन अपन परफॉर्म करते हैं, ठीक। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है अपने पास, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, डबल इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है अगेन यहाँ पे। सो डबल इंटीग्रेशन यहाँ पे देखो परफॉर्म कर रहा हूँ 0 से 2 और 0 to x e पावर x, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या e पावर x डॉट e पावर y, ठीक। तो ये हो गया dx dy, समझ गए आप लोग कैसे मैंने इसको चेंज किया, क्योंकि जो बेस है वो सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, दैट इज x प्लस y, ये आपको मिल जाएगा, ठीक।
अब देखो सबसे पहले इसमें क्या है कि आपको चूज करना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पहले होने वाला है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो फर्स्ट इंटीग्रल है यहाँ पे ये सॉल्व जो होगा वो सॉल्व किसके लिए होने वाला है, ये है x का फंक्शन के फॉर्म में गिवन है, तो ये किसकी लिमिट बनने वाली है, ये बनेगी यार लिमिट y के लिए। क्या आपको ये चीज समझ में आया क्या? ठीक, अगर ये y की लिमिट है तो ये बन जाएगी मेरे पास x की लिमिट। ठीक, ये भी क्लियर है अपने पास। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 0 से लेके 2। अगर y की लिमिट है मेरे पास, अगर y के रिस्पेक्ट में पहले हो रहा है तो मैं यहाँ पे ऑर्डर को चेंज कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा dy और ये dx। अगर इसका ऊपर थोड़ा और यहाँ पे सजा देते हैं, कैसे देखो, अगर मैं y के रिस्पेक्ट में पहले कर रहा हूँ तो e पावर x विल बी कांस्टेंट। तो देखो e पावर x मैंने हटा दिया है, मैं इस इंटीग्रेशन के बाहर कर सकता हूँ। उसके बाद 0 से लेके x e पावर y dy और होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। कितना आपको समझ में आया क्या? ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 0 से लेके 2 e पावर x, उसके बाद ये इंटीग्रेशन हो गया e पावर y 0 to x और ये dx। चलो ना इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो ये हो गया इंटीग्रेशन i इक्वल टू 0 से 2 e पावर x माइनस 1, ओके, और ये dx। ठीक, सो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गया ना, लिमिट पुट किया मैंने, जस्ट ये लिमिट पुट किया e पावर x और e पावर 0 1 होता है, ये लिखा मैंने। तो ये हो गया 0 से लेके 2 e पावर 2x माइनस e पावर x और ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू x। बस आपको क्या करना है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, आपका आंसर आने वाला है। बस ये हो गया x के रिस्पेक्ट में 1/2 e पावर 2x माइनस e पावर x विद द लिमिट ऑफ 0 to 2। ओके, तो लिमिट पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे हाफ e पावर 4, समझ में आया क्या चीज, माइनस e पावर 2, फिर उसके बाद ये हो गया अपर लिमिट की बात, लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं, तो ये हो गया मेरे पास हाफ माइनस, और ये माइनस पहले से माइनस मैंने लिख दिया होगा, ये अपर लिमिट की बात हुई है, ये लोअर लिमिट, तो ये हो गया मेरे पास 1। ठीक, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करने पे इंटीग्रेशन अपने को दिख रहा है 1/2 e पावर 4 माइनस e स्क्वायर माइनस, ठीक, ये हो गया मेरे पास माइनस हाफ माइनस 1, कितना हो गया माइनस हाफ और ये प्लस हाफ। समझ में आ गया चीज आपको? ठीक, इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं आगे, तो ये हो गया हाफ मैंने कॉमन लिया, तो e पावर 4 माइनस 2 e स्क्वायर प्लस 1। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो ये जो पार्ट आपको क्या दिख रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है क्या, दैट इज e स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आया क्या? और चेक कर लो, यहाँ पे आंसर आपका आ चुका है, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, हाफ e स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आ गया और ये अपने पास आंसर हो गया। सो होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, डबल इंटीग्रेशन अपन कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं और ये 3rd नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं डबल इंटीग्रेशन का। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to infinity, ठीक है, यहाँ पे अब ये जो इंटीग्रेशन है, अगेन एक डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, 0 to infinity। एक बात बताओ ना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, e पावर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट e पावर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपको समझ में आया क्या? बिल्कुल आया होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे हो गया dx और ये dy। अब क्या करते हैं, इसका ऑर्डर देखते हैं कि ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में पहले होने वाला है। तो यार आप ध्यान दो ना, ये जो दोनों लिमिट आपको जो गिवन है ना, ये दोनों के दोनों लिमिट जो है कांस्टेंट है यहाँ पे। इसका कहने का मतलब ये है कि आप अगर दोनों के रिस्पेक्ट, मतलब किसी के रिस्पेक्ट में पहले करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोनों का लिमिट सेम है और कांस्टेंट है यहाँ पे। कांस्टेंट लिमिट 0 to infinity, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसको देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चलो लेता हूँ x के रिस्पेक्ट में पहले, मतलब ये x की लिमिट हो गई और ये हो गया मेरे पास y की लिमिट। ठीक, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गया मेरे पास 0 to infinity। अगर मैं x के रिस्पेक्ट में पहले कर रहा हूं तो e पावर माइनस वाई स्क्वायर विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, ओके, देन एट द सेम टाइम 0 to infinity e पावर माइनस x स्क्वायर, ये हो गया dx और ये dy। पहले x के रिस्पेक्ट में मैं करने वाला हूं। ठीक, यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको सॉल्व करनी है, पहले x के रिस्पेक्ट में करनी है, लेकिन जो इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है e पावर माइनस एक्स स्क्वायर, एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म गिवन है आपको ये। अगर इसको हम लोग देखेंगे ध्यान से,
आपको याद होगा मैंने गामा फंक्शन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, गामा ऑफ n ये क्या होता है 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस x पावर n माइनस 1 dx। ये आपको गामा फंक्शन पहले से ही पता है, ठीक है। आपने प्रीवियस वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें मैंने गामा फंक्शन के बारे में आपको बहुत ही अच्छे फॉर्म में डील किया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग किए हुए हैं, तो उसको आप लोग पहले देखना अगर आपको ये नहीं पता है तो, ठीक। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे। ओके, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे अब अगर मैं इसको गामा फंक्शन से रिलेट करता हूं तो e पावर माइनस एक्स, पहले तो ये देखो कि लिमिट सेम है, यार लिमिट तो सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं लिमिट में। तो आगे क्या देखते हैं, फंक्शन e पावर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे e पावर माइनस एक्स, इसका मतलब है कि यहाँ पे होना चाहिए e पावर माइनस एक्स, तो जो नहीं होना चाहिए उसको एज्यूम करो, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो ये हो गया x इक्वल टू रूट टी, ठीक। इसको आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया 2x dx इक्वल टू dt, तो ये हो गया मेरे पास 2x dt डिवाइड बाय 2 रूट, ये जब नीचे आएगा ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt डिवाइड बाय 2 रूट t। ये मेरे पास आ रहा है dx की वैल्यू, ठीक। अब इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, वो इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो लिमिट भी चेंज होगी, देखते हैं लिमिट चेंज हो रही कि नहीं। 0 से इंफिनिटी e पावर माइनस y स्क्वायर, ठीक। 0 से इंफिनिटी लिमिट आप पुट करो, 0 टू इंफिनिटी द लिमिट विल बी सेम, ओके। उसके बाद e पावर माइनस t और dx, ये dx की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये मेरे पास है dt डिवाइड बाय 2 रूट t, ओके। और उसके बाद ये पूरा सॉल्व होगा dy के लिए, सो i इक्वल टू हो गया 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस y स्क्वायर। अब इस पार्ट को देखो 1/2 मैंने बाहर लिया हुआ है, ठीक। इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस t माइनस हाफ और ये dt और होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। क्या आपको इतना समझ में आएगा? अब आप ध्यान दिए होंगे ना, ये वाला जो मेरा पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट, ये दिस वन, ये आपको दिख रहा है गामा फंक्शन के फॉर्म में। अगर गामा फंक्शन को आप रिलेट करते हो तो n माइनस 1 की वैल्यू मिल रही है माइनस हाफ, तो n की वैल्यू मेरे पास हाफ। कहने का मतलब ये है कि ये आपके गामा फंक्शन को शो कर रहा है और गामा फंक्शन में n की वैल्यू क्या है मेरे पास, हाफ। तो इसकी वैल्यू गामा ऑफ हाफ की वैल्यू क्या होती है, रूट पाई। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया हुआ है गामा फंक्शन क्या होता है। सो इंटीग्रेशन यहाँ पे देखो क्या होगा, 1/2 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस y स्क्वायर, ये पूरा पार्ट जो है वो हो गया अपने पास गामा रूट पाई। क्या आपको समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेशन की वैल्यू? उसके बाद ये हो गया मेरे पास dy, मतलब इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गया रूट पाई डिवाइड बाय 2 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस y स्क्वायर dy, ठीक। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखो यार, फिर से आपके पास वही चीज मिल रहा है जो पहले आप x के लिए सॉल्व कर चुके हो। आपने जब इसको सॉल्व किया था स्टार्टिंग में विद रिस्पेक्ट टू x, सेम चीज आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे x का फंक्शन है और यहाँ पे क्या है, y का फंक्शन है। मतलब आपको पूरा स्टेप फिर से करना पड़ेगा। इसके बजाय मैं क्या करता हूं कि मैं इस पूरे पार्ट को सिमिलरली, क्या बोलूं मैं यहाँ पे, सिमिलरली वी कैन राइट, व्हाट वी कैन राइट, कि ये जो पूरा पार्ट है गामा फंक्शन से सॉल्व होगा, और गामा फंक्शन से आप सॉल्व किए थे जब x वाले पार्ट को, ये x वाले पार्ट को, तो आपको एक्स्ट्रा क्या चीज मिला, आपको मिला रूट पाई बाय 2। जब आप इसको भी सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपको क्या देगा, रूट पाई बाय 2। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बस वेरिएबल चेंज है, इसका मतलब है आंसर आ गया मेरे पास रूट पाई बाय 2, ओके, इनटू रूट पाई बाय 2। तो आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, पाई बाय 4। देखो बढ़िया सा आंसर आ रहा है, ये आपको समझ में आया होगा। देखो आप लोग कैसे मैंने सॉल्व किया हुआ है डबल इंटीग्रल को, सिंगल इंटीग्रेशन फटाफट सॉल्व किया विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ पे आंसर आ गया पाई बाय 4। होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक।